नमस्कार, एनडीटीवी मीडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। रंजन भारती हमारे साथ स्टूडियो में है और यहां पर हम बात क्रिकेट की करेंगे, जहां पर पैसों की बारिश आज हो रही है। दुबई में T20 की बोली लग रही है और 332 खिलाड़ियों पर यहां पर बोली लग रही है। अभी कई सारे खिलाड़ी आना बाकी हैं बाबा, लेकिन मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के। 24 करोड़ 75 लाख रुपए। आप इस आंकड़े को ध्यान में रखें। विमल मोहन भी हमारे साथ हैं, हमारे एडिटर, स्पोर्ट्स एडिटर विमल। मिचेल स्टार्क के घर में तो ढोल बज रहे होंगे। मिचेल स्टार्क के घर में ढोल बज रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो इस बार जो पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, जो 2 बाउंसर का जो रूल आया है कि 2 बाउंसर आप कर सकते हैं, शायद उसका फायदा हुआ। मिचेल स्टार्क 8 साल बाद वापसी कर रहे हैं। उनके लिहाज से देखें तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का बोलबाला है। T20 वर्ल्ड कप है, उसके लिहाज से 7 खिलाड़ियों में एक पैट कमिंस बिके हैं 20.5 करोड़ में। ट्रेविस हेड जो है, जिन्होंने वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी की थी, वो भी के करीब 6.8 करोड़ में। तो मिचेल स्टार्क के घर जरूर बोलबाला है। 300 से ज्यादा विकेट है उनके टेस्ट में उनके नाम, और डेंजरस प्लेयर है। 8 साल बाद आईपीएल में वापसी की है कई तरह से। लेकिन ये प्राइस मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आपके पास बचा कितना पैसा? मतलब केकेआर के पास 32 करोड़ रुपया था। सब कुछ लुटा के खरीदा। 12 प्लेयर उनको खरीदने हैं। अच्छा, और फास्ट बॉलर का देख लेते हैं। अलजारी जोसेफ 11.5 करोड़। बिल्कुल। उमेश यादव 5 करोड़ 80 लाख। पिछले बार एक ही विकेट था उनका। हाँ, एक ही विकेट था। और शार्दुल ठाकुर भी 4 करोड़ में गए हैं। कम पैसा नहीं है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रतिंदर के पास चलते हैं। सोडी साहब, पानी उनी पी लिया आपने? तभी से 12 बजे से लेकर अभी तक कितना पानी पी चुके हैं? क्या पैसा है गुरुजी ये? बाबा, ऐसा है, जब से ये ऑक्शन शुरू हुई है ना, अब तो पानी भी हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा वॉपिंग प्राइस, ये तो कमाल है, ये हद है, ये इंसेन है। और देखिए, पैट कमिंस की बात करें, हम मिचेल स्टार्क की बात करें, ये लोग अभी भारतीय टीम, हमारी टीम को हरा के फाइनल में वर्ल्ड कप वापस गए हैं। देखिए, मुझे तो लगता है शायद इनको हमें आईपीएल खेलना नहीं देना चाहिए था, ऑन लाइटर नोट। पर जी हाँ, फास्ट बॉलर्स का बोलबाला है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की तूती बोल रही है। और जैसे अभी विमल ने भी कहा, 2 बाउंसर का जो ये रूल है उसको भी कंसिडर किया गया है। और ये दोनों प्लेयर है ना, ये मैच विनर हैं। अगर हम और भी फास्ट बॉलर्स की बात करें, सारे बॉलर्स विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। और T20 क्रिकेट में जिस टीम का अगर फास्ट बॉलिंग जो क्रम है वो अच्छा है, वो आईपीएल में अक्सर अच्छा करती है। तो उस सब को कंसिडर किया गया है। तो आज मुझे लगता है सारी कोचिंग एकेडमी जो भारत में होंगी, वहां पे कोच यही चाहेंगे कि हम ज्यादा बॉलिंग पे तवज्जो दें, क्योंकि वहां पे पैसा बहुत मिलता है। लेकिन मीनाक्षी, T20 को तो बल्लेबाजों का फॉर्मेट कहा जाता है, यहाँ पर इतना गेंदबाजों की तरफ क्यों टीमों का जो है रुझान है? देखिए, हर्षल पटेल, जिनका पिछले सीजन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, 2021 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जरूर थे, फिर भी वो 11.75 करोड़ में गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका हमेशा आईपीएल में वो ज्यादा रेट पे जाते ही है, क्योंकि उनके जैसे हर्षल पटेल है, उनके पास वो वैरायटी है। बट वो किसी भी साइड जा सकता है, वो रन्स भी लीक कर सकते हैं, लेकिन वो डेथ ओवर्स में जिस हिसाब से उन्होंने विकेट्स लिए हैं, उसके लिए ही मतलब इन बॉलर्स को लिया जाता है। पर मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा है कि पैट कमिंस को एसआरएच ने लिया है, लेकिन उनके पास इतने सारे ओवरसीज प्लेयर्स हो गए हैं। उनके पास हसरंगा है जो कि एक स्टील है, उनके पास क्लासन है, मरकरम है। वो किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे, मैं तो इसी तब से कैप्टन को ही ड्रॉप करेंगे मुझे लगता है। कैप्टन के लिए जगह नहीं बन रही है वहां पे। लेकिन दूसरी बात, एक शिवम मावी की भी बात कर लेते हैं। जब फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, शिवम मावी भी 6 करोड़ 40 लाख में गए हैं। तो फास्ट बॉलर, इंडियन फास्ट बॉलर जो कि अभी उभर ही रहा है, उसके लिए भी हमें जरूर बोलना चाहिए। बिल्कुल। शिवम मावी पहले भी बाबा देखिए आए, प्रॉमिसिंग है, अंडर 19 टीम में उन्होंने अच्छा ये किया है। बीच में उनको इंजरी की वजह से रहे। लेकिन हर्षल पटेल का, जैसे मीनाक्षी कह रही थी, हर्षल पटेल को मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि उन्होंने जो अभी विजय हजारे ट्रॉफी में हरियाणा को जो जीत दिलाई है, वो भी डोमेस्टिक खेलने का भी आपको फायदा हो सकता है। खासकर टाइमिंग की बात है, अगर आप तुरंत, अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले जीत दिलाई, उसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है शिवम मावी की, जैसे आप कह रहे हैं। और हम लोग सुबह भी बात कर रहे थे बाबा कि जो फास्ट बॉलर्स होंगे, इसमें उनका वो रूल करेंगे, रूल चेंज होने की वजह से भी, और सभी को, खासकर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की एक तलाश है। हर एक टीम फास्ट बॉलर्स
के पीछे भाग रहे हैं, तो शायद ये वजह है कि फास्ट बॉलर सबसे ज्यादा महंगे बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रितेंद्र, इससे ये भी है ना कि बाकी जो प्लेयर्स हैं शायद उनको इतना ज्यादा जो है पैसे ना मिल पाए। अगर आप देखें केएस भरत सिर्फ 50 लाख इनको जो है वो मिली, अच्छे प्लेयर हैं ये भी, और बाकी सारे केकेआर को एक विकेट कीपर चाहिए थी, केकेआर भी। के पास विकेट कीपर नहीं था। ये 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 60 लाख रुपया लेके निकल गए तो मिलेगा कहां से? 17 करोड़। मतलब मैं देख रहा था जब केकेआर और गुजरात में बिडिंग चल रही थी तो नीता अंबानी हंस रही थी क्योंकि पैसे उनके पास बहुत है, लेकिन यहाँ बजट तो 17.5 करोड़ का है। इनफैक्ट जब 24.5 करोड़ हुआ तो नेहरा ने बोला जाने दो यार इसको सर से। मतलब एक तरह से, मतलब यहाँ लगे स्मार्ट, ये भी यू नेवर नो कि गुजरात उनको जानबूझ के चेज कर रहा हो। इसमें कॉम्बिनेशन कैसा बनता हुआ दिख रहा है आपको टीमों का? अगर एसआरएच की हम बात करें तो यानी 20.5 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करे पैट कमिंस पर, लेकिन ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते रहे हैं अपने ओवरसीज प्लेयर्स का। जी हाँ, देखिए यहाँ फर्क तो पड़ता है और मुझे हमेशा लगता है ऑक्शन ना बहुत बड़ा किस्मत का खेल है। अभी जैसे बाबा विमल यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपने 2 दिन पहले ऑक्शन के क्या किया है, हर्षल पटेल ने क्या किया है, हरियाणा को विजय हजारे ट्रॉफी जिताई, वहां पे अहम रोल अदा किया। अगर वहां पे अच्छा ना करते शायद अभी जो 11 करोड़ है 1 करोड़ भी ना होता। तो कहीं ना कहीं देखिए किस्मत तो यहाँ बोलती है। और जैसे हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कई बार आप कॉम्बिनेशन वो उठाना चाहते हैं लेकिन वहां पे बोली इतनी बड़ी लग जाती है, लड़ाई हो जाती है, आप उस प्लेयर को लेना चाहते हैं तो आपको बाद में पता चलता है कितने पैसे आपने खर्च दिए। तो जी हाँ, बहुत ओवर प्राइस प्लेयर्स भी हमें दिखते हैं आईपीएल में, लेकिन उनको अपनी जो परफॉर्मेंस के साथ अपनी प्राइस को जस्टिफाई करना होता है। लेकिन जी हाँ, फास्ट बॉलर्स तो आज बहुत खुश होंगे। और हर्षल पटेल, देखिए ये आईपीएल है, वो इंडियन टीम में सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन आईपीएल में जो प्राइस है ऐसा लगता है वो 15 साल से इंडिया खेल रहे हैं। तो ये आईपीएल का जादू है। नहीं, ये बात भी है, लेकिन एक और जो पूरे न्यूज रूम में एक और प्लेयर की चर्चा थी, वो सबसे ज्यादा थी रचिन रविंद्र की। सबको आके पूछ रहा था कि बाबा इसको इतना कम पैसे में ये क्या हो गया, मतलब 1 करोड़ 80 लाख में। और हमारे साथ रमन रहेजा साहब भी जुड़ गए। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। इनकी अपनी लीग चलाते हैं, ये लेजेंड्स लीग में चलाते हैं। ये जो खिलाड़ी यहाँ बचेंगे वहां ये खिलाड़ी झटक लेंगे। आपने सुबह बोला था उमेश यादव बिक गए। देखिए उमेश यादव 5 करोड़ 6 करोड़ 5 करोड़ में 5 करोड़ 80 लाख में बिके हैं, 6 करोड़ के आसपास। लेकिन हम बात कर रहे थे रचिन की, तो आपको क्या लगता है कोई प्लेयर क्या दिन खराब होता है कि इतना अच्छा आपको? देखिए उसकी अभी जर्नी शुरुआत हुई है, पहला वर्ल्ड कप था तो सब लोग उसको भी टेस्ट करना चाहते हैं। इंडियन प्लेयर्स जो हैं नंबर, जिनका काफी खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस है इंडियन पिचेस के ऊपर में, उन्होंने अभी सिर्फ एक ही सीरीज खेली है वर्ल्ड कप यहाँ पर, तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम और चाहिए बिफोर वो आगे उस लेवल पर पहुंचे कि ज्यादा डिमांड उनकी क्रिएट होगी। लेकिन उनको लिया किसने ही? आप देखिए चेन्नई जो है वो उभारती रही है प्लेयर्स को, वहां पर अगर उनकी शुरुआत हो रही है आईपीएल में तो ये तो और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि जिसको देख करके उन्होंने हीरो की तरह से, और आज वो उसकी लीडरशिप में खेलेंगे। हाँ, लेकिन कितने साल खेलेंगे ये देखने वाली क्योंकि अभी धोनी का खुद ही। लेकिन आपके पास कोई कॉल आया कि नहीं रमन, किसी की यहाँ से बच गए हो तो आप हमारे लीग में छान लीजिए हमें। हमारे स्काउट्स भी लगे हुए हैं नजर लगा करके कि जो रिटायरमेंट वाली स्टेज पर पहुंचेंगे उनमें से हम लोग जरूर पकड़ेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे कुछ और एक चर्चा करेंगे, कुछ उनकी भी चर्चा कर लेते हैं जो अनसोल्ड चले गए। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो स्टीव स्मिथ का नाम है, इसमें सबसे स्मिथ का ये बड़ी बात है। और रूसो का नाम है, रायली रूसो का नाम है, कुशल मेंडिस का नाम है, लॉकी फर्ग्यूसन का नाम है, जॉस हेजलवुड का नाम है। मुझे लगता है बाबा कि जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली बात है ना, जैसे हर एक टीम ने अपना, जैसे रमन बता रहे थे, जो हर एक टीम अपना कोर डिसाइड कर लेती है, जो टीम का थिंक टैंक है जो वहां पहुंचता है, और वो अपना वो देख रहे हैं कि हमें चाहिए क्या। जैसे जिस भी टीम को फास्ट बॉलर चाहिए, और स्टीव स्मिथ का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा भी नहीं है, लेकिन वो ये देख रहे हैं, जैसे 2 खिलाड़ियों पे हम सुबह भी बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा बोली लगने का चांस है 3 खिलाड़ियों पे। रचिन रविंद्रन क्योंकि ऑल राउंड उन्होंने किया है, लेकिन पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, इनके बारे में हम सुबह भी बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा बोली इनकी लग सकती है, और वैसा ही होता है। देखा, ये जरूर है कि अनरियल मतलब इनक्रेडिबल प्राइस लगा है वो, तो वो एक बड़ी बात है। एक मिनट आता है सोडी साहब, इसका मतलब आप जो कह रहे हैं कि किस्मत भी साथ देना चाहिए उस दिन आपका? नहीं बाबा, बिल्कुल देना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप
हर्षल पटेल ने कभी ना सोचा होगा कि 11 करोड़ में वो चले जाएंगे, लेकिन 11 में वो गए हैं। और कितने ऐसे प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है वो तो 3-4 दिन सोते नहीं होंगे, उनके मम्मी डैडी कहते होंगे बेटा तुम जरा बिलीव करो इतने पैसे में चले गए हो। तो ये है आईपीएल का जादू। और यहाँ पे रमन भाई हमारे साथ बैठे हैं, देखिए इन्होंने लेजेंड लीग शुरू कराई है, बहुत बढ़िया वो है। वहां पे भी ऑक्शन होती है और उस ऑक्शन में गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा सब होते हैं। तो कहीं ना कहीं रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, उनकी भी जो जिंदगी है ना वो दोबारा से शुरू हो गई है। तो जी हाँ, ये ऑक्शन का बोलबाला जो है ना विमल और बाबा, ये जबरदस्त है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और अभी तक जो शाम बीत रही है, हमें बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ज्यादा पैसा है नहीं, पर्स ज्यादातर जो है, ज्यादातर टीमों के पास पैसे हैं नहीं। 17 करोड़ रुपए मुंबई के पास थे। मुझे तो ये लग रहा है कि केकेआर बाकी खिलाड़ी जो 12 खिलाड़ी उनको खरीदने हैं, कहां से खरीदेंगे? 5-7 करोड़ रुपए बचे उनको। देखिए अभी तक टोटल 130 करोड़ के करीब स्पेंड हुआ है और उसमें से 75% जो है वो फास्ट बॉलर्स की तरफ गया है। तो ये बहुत क्लियरली फास्ट बॉलर्स के लिए ये मिनी ऑक्शन उन्हीं का ही था। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने केकेआर का नाम लिया ना, केकेआर ने बहुत स्मार्ट बाय किया है। विकेट कीपर उठाया 50 लाख में, चेतन साकरिया को उठा लिया 50 लाख में, कहीं पे ज्यादा दिया है लेकिन कहीं पे हाँ, मतलब स्मार्ट बाय तो वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात ने उनको थोड़ा चढ़ा भी दिया। हैदराबाद का भी अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद ने तो अभी तक सिर्फ बॉलर ही और ऑलराउंडर ही खरीदे हैं। इन्होंने तो इनाक्षी बल्लेबाजों पर तो इनका कोई ध्यान ही नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे तो लगता है हैदराबाद शायद थोड़ा भूल गए कि 7 इंडियन की जगह 7 ओवरसीज प्लेयर्स खिलाने हैं। तो बट हाँ, मतलब बैटर्स का जो, और ये भी देखने वाली बात है, जैसे पैट कमिंस हो गए या कोटजी हो गए, आप किस कैटेगरी में उन लोगों को रख रहे हैं। अगर यही सिर्फ बॉलर्स वाली कैटेगरी में होते तो भी प्राइसिंग बहुत चेंज हो जाती। अब जैसे आप देखिए अल्जारी जोसेफ, वो 11.75 करोड़ में गए और यहाँ पे लॉकी फर्ग्यूसन अनसोल्ड गए। तो मतलब बहुत ही चौंक करने चीजें है ये। तो आज कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक बैटर्स का भी जब आएगा, और बहुत सारे अनकैप्ड प्लेयर्स है जिन्होंने सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में अच्छा किया है, कुलकर्णी है, रिजवी है, ये सब भी प्लेयर्स है जो अब जिनके पास पर्सेस कम बचे हैं, वो अनकैप्ड प्लेयर्स को स्काउट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा रितिका, अगर आरसीबी की हम यहाँ पर बात करें तो ये ऐसी टीम है कि चेन्नई के बाद सबसे ज़्यादा पसंद इसी टीम को किया जाता है। अगर इनका आप देखेंगे कॉम्बिनेशन तो गेंदबाजों की इनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 बड़े प्लेयर्स इन्होंने रिलीज़ किए हैं। अब अल्जारी जोसेफ को उन्होंने बहुत महंगा खरीद लिया है, पर्स अब ज़्यादा बचा नहीं है। इनका कैसे आप जाता हुआ देख रहे हैं ऑक्शन? और आपको जोड़ देता हूँ, ताबिश इसलिए चिंतित साउंड कर रहे हैं कि क्योंकि इस बार वो बैंगलोर को बैक कर रहे हैं, इसलिए बेचारा ताबिश बहुत चिंता में है। एक बार तो जीतना चाहिए। तो ताबिश को लगता है पैसे भी खत्म हो रहे हैं, खिलाड़ी भी नहीं मिल रहे। जी सोडी साहब, अब बेंगलोर के साथ रहा भी है ना सोडी साहब कि इनकी गेंदबाजी नहीं चल पाती है, ऐसे बल्लेबाज तो इनके पास हैं कमाल के। बिल्कुल ताबिश, देखिए आप पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं आरसीबी को। सबसे पहले तो उनको अपना ओवर रेट सुधारना होगा, क्योंकि पिछली बार बाल बचे हैं। अगर तीसरी बार इनको ओवर रेट फाइन हो जाता तो डू प्लेसिस तो कहीं ना कहीं घर चले जाते। लेकिन सही आपने कहा, अब जोसेफ पे इतना पैसा लगाया है तो कैसे उसको बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे टीमें फंसती हैं, अब ले तो लेते हैं प्लेयर को, बहुत जबरदस्त बोली लगाते हैं, लेकिन पर्स कितना रह गया है वहां आप फंस जाते हैं। तो अब कैसे बैलेंस तैयार होगा। किंग्स 11 पंजाब किंग्स की बात करें, बहुत बार ऐसा हुआ बड़ा प्लेयर ले लेते थे, लेकिन जब बैलेंस हम देखते थे, लेखा जोखा देखते थे, क्रम देखते तो टीम इम्बैलेंस नजर आती थी। तो यहाँ पे जो काम किया जाता है ऑक्शन में वो बहुत जरूरी है। इसीलिए टैलेंट स्काउट्स पूरा टूर्नामेंट देखते हैं, वहां पे फिर बहुत बातचीत होती है, हम इस प्लेयर को उठाएं ना उठाएं। देखिए 1100 प्लेयर थे अगर हम सूची की बात करते हैं जो रजिस्टर किए गए, लेकिन उसमें से 332 ही ऑक्शन में आए हैं जब 10 टीमों ने बोला कि हम इनको ले सकते हैं। तो बहुत प्लानिंग होती है यहाँ पे, किस्मत का भी एक बहुत बड़ा यहाँ खेल है। बट एंड ऑफ द डे टीम वो बड़ी है जो बैलेंस टीम उठाती है, और वो शाम तक का पता चलेगा कौन सी टीम सबसे बेहतर लगेगी। रमन से एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ बाबा। रमन, जो आपके यहाँ जो टीमें ड्राफ्ट होती हैं तो उसमें क्या ये भी मतलब एक थिंक टैंक सोचता है कि दूसरे टीम को ऐसे चढ़ा देना है जो ऑक्शन में नॉर्मली होता है, जो फिल्मों में हम ऑक्शन देखते हैं, त्रिशूल में अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार का जो ऑक्शन देखिए बिल्कुल ये स्ट्रैटेजी गेम है, माइंड गेम बन जाती है। वो सिर्फ 11 या 25 खिलाड़ी का टाइम वो नहीं, ये जो रूम जहां पर ये सारे स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हुए हैं वहीं से गेम की शुरुआत होती है। आईपीएल की एक्चुअली शुरुआत तो आज से हो गई है।
तो वो वहां पर ऑलरेडी माइंड गेम्स चल रही हैं, प्राइस बढ़ाया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब टेबल पे होते हैं तो क्या किसी खिलाड़ी को लेकर के कोई जिद भी हो जाती है क्या, कि नहीं मैं तो अब डाउन ही नहीं करूंगा, तुम करते रहो मैं तो ऐसे ही रखूंगा? जी बिल्कुल ऐसा हो होता जाती है है, ऐसा हुआ भी था इनके केस में, लग भी रहा था। पिछली बारी भी एक टीम ने, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो जिद की वजह से वो वहां पर टीम अनबैलेंस हो गई थी, जैसा रिजिंदर ने बताया। वो अनबैलेंस हो जाती है जब जिद बीच में आ जाती है। और वो SRH को लेना पड़ गया था उस प्लेयर को। लेकिन क्या ये जिद जो होती है वो तो फिर आपका पर्स खाली हो जाता है उससे? वही दूसरी टीम वाली चाहते हैं। यही माइंड गेम्स हैं, जब मैं आपका पर्स खाली कराऊंगा ताकि आपकी टीम वीक हो जाए। तो मैदान में उतरने से पहले ही मेरा आधा एटलीस्ट एक काम पूरा हो गया कि एक टीम मेरे को थोड़ी कम हल्की टीम के साथ में खेलना पड़ेगा। यहां आकर के मैनेजमेंट टीम में ही काम बन जाता है। जितेंद्र, अब कौन सा प्लेयर आपको लग रहा है आने वाले प्लेयर्स में जिनका नाम आने वाला है आगे, जिसके ऊपर बिड बढ़ी जा सकती है? देखिए यहाँ पे ताबिश बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और यही आईपीएल ऑक्शन का जादू होता है। और एक एग्जांपल मैं इसका बताना चाहूंगा विदाउट नेमिंग। एक प्लेयर पंजाब का था, उसने बहुत खराब परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो खेलता था चेन्नई से, तो पंजाब ने सोचा कि हम ले लेंगे इसको। 20 लाख में बेस प्राइस था, तो ऑक्शन शुरू हुई और पंजाब वाले बड़े कॉन्फिडेंट थे 20 लाख में हमें एक स्टार प्लेयर मिल जाएगा। लेकिन जब वो 1 2 3 करते हैं, जब 2 हुआ तो एक दूसरा जो टीम था वो बोला 30 लाख। तो ऐसे ऐसे मलाल चलता रहा, तो पंजाब 40, 50, 60, 70, और वो लड़का बिका 3.5 करोड़ में, और वो कहता मैं गिर गया, मैं घर पे गिर गया, ये हो क्या गया है। तो ये है आईपीएल। चलिए बिल्कुल, तो अब देखिए आगे और क्या हैरान करने वाले जो है वो नंबर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अभी तक तो बड़ी बड़ी बिड्स जो है वो देखने को मिली हैं। बॉलर्स पर खासकर इस बार के ऑक्शन में फोकस जो है वो टीम्स का नजर आ रहा है। अब आज की बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं। संसद से विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज फिर लोकसभा के 49 और सांसद सस्पेंड किए गए हैं। इस सत्र में अब तक अगर आप देखें तो 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। अब तक लोकसभा के 95 और राज्यसभा के 46 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। आज संसद की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में सांसदों के निलंबन का मुद्दा जो है उसे लेकर विपक्षी सांसद जो है उन्होंने प्रदर्शन किया। और यहां पर फारूक अब्दुल्ला, मनीष तिवारी, शशि थरूर सस्पेंड हो गए और डिंपल यादव, सुप्रिया सुले, दानिश अली को भी सस्पेंड किया गया। इनके साथ कार्ति चिदम्बरम, सुदीप बंदोपाध्याय, राजीव रंजन सिंह को भी सस्पेंड यहां पर कर दिया गया है। Sir, I beg to move the following, that this House having taken a serious note of the misconduct of Shri V. Vethlingam, Shri Gurjit Singh Ojala, Shrimati Supriya Sule, Shri S.S. Ulaka, Shri Adur Prakash, Dr. Abdu Samand Samdani, Shri Manish Tiwari, Shashi Tharoor, Shri Mohammad Sadiq, श्री M.K. विष्णु प्रसाद, श्री P.P. मोहम्मद फैजल, श्री चंद्रशेखर प्रसाद, श्री आलोक कुमार सुमन, श्री दिलेश्वर कामत MPs in utter disregard to the House and authority of the chair, including by display of placards and entering into the well of the House, and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the service of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। Parliament has been totally delegitimized. This is to lay the framework of passing the most draconian laws in Parliament, which will turn this country into a police state. आज लगभग 40 से ज़्यादा MP सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा MP सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहाँ हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे MPs को सस्पेंड किया है, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। It's clear they want an opposition मुक्त
Lok Sabha, and presumably they'll do something similar in the Rajya Sabha. I think at this point we have to really start, unfortunately, writing the obituaries for parliamentary democracy in India. The basic principle of parliamentary accountability has been violated by the Home Minister not coming to the House to talk about what he's been telling the media outside, and secondly to initiate a discussion, which would have been the right thing to do, neither of which has happened. In a single word I can say that it is nothing but an anarchy being played inside the parliament. Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस एमपी के कर के पासेस मिले थे उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये एक क्या नया एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आँख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है, बहुत दुख की बात है। हमारे साथ है बसपा के सांसद दानिश अली। दानिश, आप भी निलंबित हो गए, 47 सांसदों में शामिल हैं आप। देखिए, यही तो नया भारत की नई परिभाषा है कि गाली देने वाले सांसद अंदर बैठेंगे और सवाल पूछने वाले बाहर। संसद के अंदर इंट्रूडर्स को अपने पास पर लाने वाले अंदर बैठेंगे और सरकार से सवाल पूछने वाले बाहर। ये कौन सा मतलब? सरकार से सवाल पूछेंगे हम तो हमको सस्पेंड किया जाएगा, और कह रहे कि नहीं है। वो कह रहे हैं कि सदन में आप लोग हंगामा कर रहे हैं, सदन की जो गरिमा है उसको आप तार-तार कर रहे हैं। सदन की गरिमा सरकार से सवाल पूछने पर तार-तार होती है, या सदन के अंदर जब भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी गालियां देते हैं तब तार-तार होती है? सदन की मर्यादा तब भंग होती है जब इंट्रूडर्स को अपने पास पर बीजेपी के सांसद लाते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। सरकार से सवाल पूछने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन बीजेपी के ऐसे सांसदों पर कोई एक्शन नहीं होगा। सांसदों के निलंबित होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है कि मोदी शाह ने सदन की गरिमा का अपमान किया है। गंभीर सुरक्षा चूक के बावजूद वो संसद में आकर बयान नहीं देते। मुझे बहुत दुख है कि इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा है। सदन की मर्यादा पर गहरी ठेस है। इस मुद्दे पर चिराग पासवान का क्या कहना है वो भी आप देखिए। हमारे सहयोगी राजीव ने उनसे बात की। हमारे साथ है एलजेपी के सांसद चिराग पासवान। आज जो लोकसभा में हुआ उसको कैसे देखते हैं? इतनी सांसद निलंबित कर दी। भाई, ये होना ही था। इतनी बार वार्निंग देने के बाद, इतनी बार आपको समझाए जाने के बाद, और वो भी तब जबकि एक सर्वसहमति से कुछ नियम कायदे कानून तैयार किए गए थे जिनमें इन तमाम विपक्षी सांसदों की भी सहमति थी कि भैया आप सदन में तख्तियां लेकर नहीं आएंगे, प्ले कार्ड नहीं दिखाए जाएंगे, और सत्र को इस तरीके से बाधित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले ही आखिरी एक फुल फ्लेजेड सत्र है, इसके बाद बजट सेशन आएगा जो कि कुछ ही दिनों का होगा। ऐसे में जिम्मेदारियां सांसदों के ऊपर है अपने क्षेत्र के विषयों इतनी बड़ी तादाद में आज तक कभी नहीं हुआ। बस अपनी बात रखना चाहते, गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। ये गलत परंपराएं हैं ना। आप एक बयान के लिए आप पूरे सत्र को बाधित कीजिएगा, और ये अलग अलग ये इन्होंने एक परंपरा सी बना दी है। कभी प्रधानमंत्री के नाम पर सत्र नहीं चलने देंगे, कभी गृह मंत्री के नाम पर, कभी रक्षा मंत्री, कभी वित्त मंत्री। हकीकत है कि जब आप सदन को नहीं चलने देते तो आपके क्षेत्र के लोग भी आपसे नाराज होते हैं, और यही कारण है कि विपक्षी सांसदों की संख्या हर बीते जनरल इलेक्शन के बाद कम होती जा रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक और बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। भारतीय न्याय संहिता बिल पेश किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल भी पेश किया गया है और साक्ष्य अधिनियम बिल को भी यहां पर पेश किया गया है। ये जो बिल हैं ये आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून की जगह लेंगे, और इनको पेश करने के लिए जो गृह मंत्री हैं वो लोकसभा यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। अखिलेश जी, विपक्ष तो है नहीं यहाँ पर, ऐसे में ये बिल यहाँ से पास होने वाले हैं?
जी हाँ, करीब 2/3 विपक्ष जो है वो सांसद नहीं है उसके, क्योंकि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। लेकिन आपको जैसा याद होगा कि 12 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इन तीनों ही बिलों को पेश किया था, जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए लाए गए हैं। ये भारतीय न्याय संहिता बिल है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और साथ ही भारतीय साक्ष्य बिल है। तो ये तीनों ही बिल महत्वपूर्ण हैं और इन पर चर्चा के लिए समय भी मुकर्रर कर दिया गया था। करीब 42 घंटे का समय इस पर चर्चा के लिए दिया गया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चूंकि विपक्ष इसमें नहीं है, इसलिए अब चर्चा तो जो हो रही है उसमें मुख्यतः वे दल हैं जो कि समय समय पर सरकार का साथ देते आए हैं। ये काफी महत्वपूर्ण बिल हैं। आप जानते हैं कि जब पिछले सेशन में इनको पेश किया गया था तो खुद गृह मंत्री ने कहा था कि वो इन्हें स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने काफी विस्तार से इन पर चर्चा की थी। कई महत्वपूर्ण सुझाव भी स्टैंडिंग कमेटी की ओर से आए थे, जिसमें करीब 50 जो है उसमें सुधारों की बात या परिवर्तन की बात कही गई थी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों पुराने बिलों को वापस ले लिया था और कहा था कि वो नए सिरे से इन बिलों को ला रहे हैं, क्योंकि कई सारी जो गलतियां थी, जैसे छोटी मोटी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स या फुल स्टॉप कामा की गलतियां होती उनको लेकर के थी। और उन्होंने ये कहा था कि अगर इनको संशोधन करने के लिए अगर हम संशोधन मूव करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो तीनों ही नए बिल लेकर के आ रहे हैं और ये काफी महत्वपूर्ण बिल हैं। अंग्रेजों के जमाने से चले हुए जो कानून है उनको बदलने के लिए ये 3 महत्वपूर्ण बिल लाए गए हैं। शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये 3 बिल हैं जिनको अब लोकसभा में पेश किया गया है और गृह मंत्री अमित शाह भारतीय न्याय संहिता बिल उन्होंने पेश किया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और साक्ष्य अधिनियम बिल को यहाँ पर लोकसभा में पेश किया गया है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के राजनीतिक इस्तेमाल का एक बड़ा मामला पाकिस्तान में सामने आया है। जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के जरिए पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया है। ये संबोधन सोशल मीडिया के जरिए किया गया। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि उसे राजनीतिक रैलियां करने से रोका जा रहा है, कार्यकर्ताओं की धरपकड़ की जा रही है, उनकी खबरों को ब्लैकआउट किया जा रहा है। इसके खिलाफ रविवार को पीटीआई ने एक वर्चुअल रैली का आयोजन किया। इमरान खान के भाषण को यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया साइट्स के जरिए प्रसारित किया गया। खलीज टाइम्स के मुताबिक इस दौरान करीब 14 लाख लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े। दूसरी सोशल मीडिया साइट्स के जरिए भी लाखों लोगों ने इमरान खान के भाषण को सुना। हालांकि पीटीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि वर्चुअल रैली को रोकने के लिए पाकिस्तान की सत्ता ने इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर दिया। इसकी पुष्टि नेट ब्लॉक ने भी की है। हालांकि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का कहना है कि इंटरनेट बाधित होने के मामले की तहकीकात की जा रही है। साथ में यह भी जोड़ा है कि इंटरनेट सेवा सामान्य प्रतीत हो रही है। ये विवाद अपनी जगह। सबको हैरत इस बात की हुई कि जेल में बंद इमरान खान का भाषण कैसे प्रसारित हुआ। गौरतलब है कि इमरान खान एक्स के स्पेस पर भी अपनी बात कहते सुने गए। सवाल उठा कि जेल में बंद इमरान खान के पास मोबाइल कैसे पहुंचा, लेकिन जल्द ही इन सवालों का जवाब मिल गया। पीटीआई ने अपने नेता इमरान खान से एक लिखित भाषण को उसकी मंजूरी ली और फिर उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के जरिए इमरान खान की आवाज़ में रिकॉर्ड किया और इसके बाद उसे इमरान खान की तस्वीर लगाकर उसका प्रसारण किया। ये तकरीबन 4 मिनट का भाषण था। इस भाषण में इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता से कहा कि उनकी पार्टी को राजनीतिक रैलियां करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है और उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इमरान खान ने अपील की कि बड़ी तादाद में वोट डालकर 8 फरवरी के चुनाव में उनकी पार्टी को जिताएं। 2018 में पीएम बने इमरान खान को अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटा दिया गया। उन पर भ्रष्टाचार और आतंकवाद की धाराओं समेत कई मुकदमे हैं और वे जेल में बंद हैं। उनके प्रमुख विरोधी नवाज शरीफ जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी का काट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए निकालने की कोशिश की गई है। बहरहाल पीटीआई बेशक आरोप लगा रही हो कि सेना और इंटेलिजेंस एजेंसी उनके खिलाफ है, फिलहाल उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सहारा है। पाकिस्तान चुनाव में ये प्रयोग आगे कितना चलता है और कितना कारगर होता है, ये देखा जाना अभी बाकी है।